लालू जी बिल्कुल कहिए कि एक तरह से पर्दे के पीछे से बिहार की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। सीटें लगभग तय हो चुकी हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अभी ये कहा जाए इसका कोई मतलब नहीं। अभी चुनाव में बहुत समय है। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति को नहीं डिक्टेट कर पाएंगे, लालू जी डिक्टेट करेंगे बिहार की राजनीति। तो ये वन नेशन वन इनकम की जो बात करते हैं वो तो दूसरे की संपत्ति हड़प लेने वाले हैं। यहाँ लोजपा जब टूटी थी पहली बार तो वो अपने कारणों से टूटी होगी, उसको बीजेपी ने तोड़ने का काम नहीं किया। उस पर तो आरोप नीतीश कुमार जी पर ही लगा। तो कांग्रेस पर जितना बर्खास्त करने का आरोप है, आप बताइए बीजेपी की सरकार ने अभी जो सरकार है पिछले 10 साल 9 साल में कितने राज्यों में इन्होंने राष्ट्रपति, तेजस्वी यादव जी तो राजनीति में नहीं थे, केंद्र में मतलब मुख्यमंत्री की तरफ नहीं थे, लेकिन वो विपक्ष में थे। बीजेपी और जदयू थी, तो जदयू और आरजेडी एक साथ आ गई, तब यहाँ तोड़ने की तो कोई बात आप नहीं कह रहे हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है कि जिस प्रकार से विपक्ष मजबूत हो रही है, गोलबंद हो रही है, एक के बाद एक 2-3 बैठक हो गई और सफलता जिस प्रकार से चरम पे है, और यही बड़ी वजह है जो नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत व्यक्ति को भी डर लगने लगा है 2024 में सत्ता जाने का। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता हैं राहुल जी। सवाल है कि भाई एक तरफ कमेटी का गठन कर दिया गया, नाम की सूची आ गई, विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि ये डर है, इसीलिए इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में काम किया जा रहा है। आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, एजेंडा नहीं बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा कोई पहली बार नहीं आया है। मुझे लगता है कि शायद ये चौथी बार कमेटी बनी है। विधि आयोग ने भी और दूसरे लोगों ने भी कई बार जो कमेटी बनी है उससे इस तरह की चीज़ें आई हैं। कोई अचानक से कुछ नहीं होता है। बीजेपी के अपना जो एक एजेंडा होता है जिसमें उन्होंने अपने जो चुनाव में जो वो देते हैं जनता के सामने, उन्होंने 2019 के चुनाव में ही उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि हम इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। और आपको मालूम है कि 31 जनवरी 2018 को जब माननीय राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे और बजट का जब भाषण पढ़ा गया था उसमें इस बात का प्रस्ताव रखा गया था सरकार की तरफ से, तब माननीय नीतीश कुमार जी ने उस तारीख में 31 जनवरी 2018 को उन्होंने बड़े खुले मन से इसका समर्थन किया था उन्होंने। और मुझे लगता है कि इस बार भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। विरोध करने वाले जो लोग हैं उसको समझना पड़ेगा और जो लोग चाहते हैं उसको समझना पड़ेगा। ये देश लगभग 30 राज्यों का है और आपको मालूम है कि लगभग आप सालों भर, ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश, अगर आप पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ लीजिए तो अभी तो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा की बात हो रही है, अगर आप सारे चुनाव को जोड़ लीजिए तो पूरा देश कहीं ना कहीं चुनाव में होता है। आचार संहिता लागू रहता है, प्रशासनिक काम में बाधा होती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं और देश को आगे बढ़ने के लिए कई बार कड़े फैसले करने पड़ते हैं, मजबूत फैसले करने पड़ते हैं, एक लंबी अवधि के विजन के साथ फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन जब चुनाव नज़दीक में होता है, बार बार होता है, तो राजनीतिक पार्टियों के सामने भी ये चुनौती होती है कि कुछ आपको लुभावने वादे करने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकारों को जो काम इस देश के हित में या लोगों के हित में करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जैसे आप एक जीएसटी का ही एक उदाहरण ले लीजिए। शुरू में बहुत तरह की चीज़ें कही गई, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बदली और कहा गया कि 90,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन प्रतिमाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप पिछले महीने का ही जीएसटी कलेक्शन देखा जाए इस देश का तो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये है। तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन टैक्स की तरफ सरकार ने एक विज़न लिया और एक अच्छा प्रस्ताव था। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो पिछले दिनों जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि अगर 2018 में रिपोर्ट आई थी, 2019 में अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो तो 4500 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन अगर ये चुनाव फिर अगली बार 24 में कराया जाए तो सिर्फ 1700 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च होगा। मतलब धीरे धीरे खर्च घटेंगे। तो भारत जैसे एक साधारण आय वाले देश में ये बहुत बड़ी रकम होती है और एक रूपता आएगी चुनाव के अंदर भी, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट में चुनाव में नहीं डाल पाते हैं वोट, क्योंकि उनको लगता है कि बार बार चुनाव होता है
तो मुंबई कमाने गए हैं या दिल्ली गए हैं या कलकत्ता गए हैं तो नहीं आ पाते हैं। और हम देखिए पिछली बार भी 2019 में जो वोट परसेंटेज है वो ये देश को 65-67% है। अभी भी 30-35% की बात नहीं हो पाती है। अभी देखिए एक क्रांतिकारी कदम और सरकार ने उठाया था, वन नेशन वन राशन कार्ड। उसका कितना बड़ा फायदा हुआ गरीब लोगों को कि अगर वो शेखपुरा में या पटना में या बिहार सिर्फ में, बिहार के अंदर किसी ज़िले में है और अगर वो दिल्ली चला गया काम करने के लिए, अगर वो चला गया मुंबई काम करने के लिए, तो उसको कुछ नहीं करना, वहाँ जा कर के भी वो अनाज ले सकता है। पहले ये सुविधा नहीं थी। तो सिर्फ विरोध करने के लिए, विरोध करने की जो राजनीति है, ये विपक्ष के पास चूंकि कोई एजेंडा नहीं है। वो कहते हैं वन नेशन वन इनकम, ठीक है। तो 70 साल इस देश के आज़ाद हुए, 75 साल हो गए, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो विपक्ष में आज बैठे हुए हैं उन्हीं लोगों ने सरकारों में काम किया है। तो आपको याद होगा इंदिरा गांधी का एक प्रोजेक्ट चलता था, गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो हटा नहीं पाए, गरीब उन्होंने जरूर हटा दिया। अब तेजस्वी जी की बात ले लीजिए, तेजस्वी जी पर क्या आरोप है आज की तारीख में? आरोप यह है कि उन्होंने दर्जनों नहीं सैकड़ों गरीब लोगों को रेलवे में नौकरी दिया, उनके पिताजी ने या उस समय की सरकार ने, और उसके बदले में उनके परिवार को जमीन का फायदा मिला। तो ये वन नेशन वन इनकम की जो बात करते हैं, वो तो दूसरे की संपत्ति हड़प लेने वाले हैं। ये लोग जो यूपीए 2 एक्चुअली में है, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। और ये जो पूरी जो ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी जो इन्होंने अपने अंदर समेट रखा है, अगर आप उनकी पूरी टीम को देखेंगे तो 20 पार्टियां जरूर उसमें होंगी जो वंशवाद वाली हैं, चाहे वो राहुल गांधी का परिवार हो, चाहे वो तेजस्वी जी का हो, शरद पवार का हो, फारूक अब्दुल्ला जी का हो। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो तमाम पार्टियां उसके अंदर दिखाई पड़ जाएंगी। जो केजरीवाल जी इस पूरे गठबंधन के खिलाफ रहते थे भ्रष्टाचार के सवाल पर, जब वो खुद भ्रष्टाचार में शामिल, उनकी पार्टी के 2 मंत्री आज आपको पता है कि जेल में हैं, तो आज खुद भी वो उस गठबंधन में है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो इस गठबंधन में क्यों आए, कि राजनीतिक कारणों से आए, देश बचाने के लिए आए। कोई देश बचाने के लिए नहीं आ रहा है। ये सब लोग वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन को बचाने के लिए ये गठबंधन करते हैं। और यूपीए 2 को नाम बदल करके इंडिया इसलिए किया, INDIA, ताकि लोगों को पिछले कारनामों को भूलने में आसानी हो। लेकिन ये देश भूलने वाला नहीं है, इनके कारनामों से। लेकिन जब बात परिवारवाद की आती है, वंशवाद की आती है, तो इसे NDA आपका गठबंधन भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी उसी बराबर में है। बिहार के ही संदर्भ में कई पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग हो, मांझी हो, ये भी उन्हीं के एक उदाहरण भी है। देखिए, मैं जिन पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे तेजस्वी जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो सत्ता के केंद्र में है। मैं बात कर रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला की, वो सत्ता के केंद्र में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बेटा भी मुख्यमंत्री रहा है। आप बात करिए अगर शरद पवार जी का, तो वो सत्ता के केंद्र में रहे हैं। ये जो छोटी पार्टी चलाने वाले लोग हैं, इक्के दुक्के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप राहुल गांधी जी के परिवार को देखेंगे, अगर आप तेजस्वी जी के परिवार को देखेंगे, तो लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, मीसा भारती जी हैं, उसके बाद पूरी फैमिली ट्री बना हुआ है उसमें। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको महसूस होगा कि अगर वहाँ पार्टी का संगठन का भी कोई लीडर बनना चाहता है, अगर वो पार्टी का नेता भी बनना चाहता है, तो पहली क्राइटेरिया परिवारवाद का है। ये बीजेपी के साथ नहीं है। ये बीजेपी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता का नेतृत्व किसके हाथ में है। NDA में नेतृत्व बीजेपी के पास है, और बीजेपी का नेतृत्व कोई भी एक आम आदमी कर सकता है। अगर आज JP नड्डा हैं उसके अध्यक्ष, तो कल कोई और भी हो सकते हैं। कल कोई और भी थे, राजनाथ सिंह थे या अमित शाह थे, उसके पहले अडवाणी जी थे, उसके पहले वाजपेयी जी थे। बिहार में भी आप देखिए आज सम्राट चौधरी जी हैं, तो उसके पहले संजय जायसवाल थे, या और भी कई लोग थे। तो बहुत सारी चीज़ों का फर्क होता है इस तरह की चीज़ों से। जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, क्या उसके अंदर वंशवाद की चीज़ें हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्या भ्रष्टाचार का उस तरह से बीजेपी पर आरोप है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्या उनके फैसले से अगर किसी में घबराहट होती है, तो ये बात भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग घबरा रहे हैं। यही केजरीवाल जी थे जिन्होंने 2014 से पहले यूपीए के खिलाफ क्या नहीं आंदोलन किया, और आज 10 साल होते होते उनके 2 मंत्री जेल में हैं, और वो खुद भी यूपीए के साथ हैं। तो ये आयरनी है ना राजनीति का, इसको समझना पड़ेगा। राजनीति को जानते बेहतर आप भी हैं, चाहे वो बिहार हो या केंद्र हो। एक बड़ा तबका जो राजनीति को करीब से जानता है, उनका ऐसा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी
या फिर यूँ कहें कि बड़ी पार्टियों की चाल है ताकि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे करके मिटाया जाए? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा को तो फायदा है, कांग्रेस को तो फायदा इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, अभी एक क्षेत्रीय दल के नेता है, उनको आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी या फिर बड़ी पार्टियों की चाल है छोटी पार्टियों को हटाने के लिए? देखिए, देश बहुत विविधता भरा हुआ देश है ये। यहाँ कल्चर के नाम के लिए आप देख लेंगे, लैंग्वेज पर, आप कपड़ों के आधार पर आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग पहनावा है, भोजन अलग अलग है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये चुनाव, वन नेशन वन टैक्स हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, एक साथ चुनाव हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो भारत की जो विविधता है, जो इसकी पूंजी है, उसको खत्म करके कोई बात हो रही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ कांग्रेस थी। उस वक्त भी 4 चुनाव लगातार एक ही साथ हुए थे, विधानसभा और लोकसभा, 52 से लेकर से 67 तक। उस वक्त भी समाजवादी पार्टियां थी, जो सोशलिस्ट पार्टियां थी, उस वक्त भी जनसंघ की पार्टियां थी, उस वक्त भी लेफ्ट की पार्टियां थी, उस वक्त भी कांग्रेस की पार्टियां थी, अलग अलग देश किसान की पार्टियां थी, मजदूर की पार्टियां थी। तो ऐसा तो नहीं कि उस समय की सारी पार्टियां खत्म हो गई। आज कम्युनिस्ट पार्टी जो 1925 में से शुरू होकर के आज तक है, जो सोशलिस्ट हैं वो अलग अलग धड़े में आज भी हैं। तो जो इस देश का फ्लेवर है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, कल्चर का हो, भाषा का हो, या कहिए कि खान पान का हो, किसी भी चीज़ का, जो एक आप नॉर्थ ईस्ट का एक अलग कल्चर है, साउथ का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर है, जो हिंदी हार्टलैंड है उसका एक अलग कल्चर है, लेकिन उन सभी कल्चर को समेट करके ही ये एक देश संघ के तौर पर है। तो इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जब ये चुनाव होगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप देखिए बिहार के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भी गठबंधन पॉलिटिक्स का राज है। और ये गठबंधन पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर पिछले 20 साल का सच है, या कहिए कि 89 से ये चीज़ें जो शुरू हुई हैं, ऑलमोस्ट 33 साल, लगभग 34 साल होने को है, ये सच है इस देश का। और कांग्रेस ने एक्चुअली में लंबे समय तक उन पार्टियों के खिलाफ, जहाँ कहीं भी इनको लगा कि विरोध की स्थिति है, ये दूसरे कल्चर के लोग हैं, दूसरी विचारधारा के लोग आ गए, कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने सबसे पहले केरल में बर्खास्त करने का काम किया था। तो कांग्रेस पर जितना बर्खास्त करने का आरोप है, आप बताइए बीजेपी की सरकार ने, अभी जो सरकार है पिछले 10 साल 9 साल में, कितने राज्यों में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया? तोड़ने का आरोप लगता है कि भाजपा तुरंत तोड़ देती है, जहाँ खेल बिगड़ता वहाँ तोड़ने का आरोप लगता है, विधायकों को खरीद। आप तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि बिहार के अंदर जो राजनीति अभी चल रहा है, तेजस्वी यादव जी तो राजनीति में नहीं थे, केंद्र में मतलब मुख्यमंत्री की तरफ नहीं थे, लेकिन वो विपक्ष में थे। बीजेपी और जदयू थी, तो जदयू और आरजेडी एक साथ आ गई, तब यहाँ तोड़ने की तो कोई बात आप नहीं कह रहे हैं। मुंबई में जब बीजेपी को मैंडेट मिला था, तब शिवसेना के साथ मिलकर के कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी। मैंडेट तो बीजेपी अलायंस को था, तब तो ये महायुति की बात नहीं हो रही थी। ये महायुति जो उन लोगों ने बनाया, उस वक्त आप तोड़ने फोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। तो कुछ पार्टियां अगर अपने अंतर्कलह से टूटती हैं, तो आप उसको तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ लोजपा जब टूटी थी पहली बार, तो वो अपने कारणों से टूटी होगी, उसको बीजेपी ने तोड़ने का काम नहीं किया। उस पर तो आरोप नीतीश कुमार जी पर ही लगा कि लोजपा को उन्होंने दो फाड़ करने का ये क्या, ये चिराग जी ने कई बार ये आरोप लगाया। चिराग जी ने जो आरोप लगाए हैं, बिहार में जो राजनीति है, जो महाराष्ट्र में है, उस पर कोई सवाल नहीं है। बीजेपी ने अगर कहीं पे अगर कोई असंतुष्ट है, वहाँ से उठ करके इधर आया, तो आप कह रहे हैं कि तोड़ने फोड़ने की राजनीति है। जो विधायक टूट करके आ रहे हैं, जो सांसद टूट करके आ रहा है, पहली जिम्मेवारी उनकी है। इसलिए ये इन तरह के जो बेबुनियाद आरोप विपक्ष लगाता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस देश को अस्थिर विकास की जरूरत है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, सस्टेनेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, सस्टेनेबल पॉलिसी की जरूरत है। और इसमें अगर एक देश और एक चुनाव वाली स्थिति बनती है, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ देश के बहुत बड़े संसाधन को बचाया जा सकता है, बल्कि एक अच्छी दिशा में देश बढ़े, उस तरफ भी कई कदम उठाया जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे तो बात कर लिया, सीटों को लेकर अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ एनडीए के अंदर, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो भाई अब सब कुछ तय कर रही है। लालू यादव, नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर बातचीत भी की है, कुछ दिनों में ऐलान हो सकता है। आप लोग इतने पीछे क्यों हैं? कब यह ऐलान होगा कि भाई कितने सीटों पर मांझी लड़ रहे हैं, कितने सीटों पर कुशवाहा लड़ रहे हैं, कितने सीटों पर चिराग रहे हैं, भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, सीटें लगभग तय हो चुकी हैं हमारे यहाँ भी,
लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अभी ये कहा जाए इसका कोई मतलब नहीं। अभी चुनाव में बहुत समय है। नीतीश कुमार जी भले देश को बरगलाने के लिए ये दे रहे हों कि चुनाव समय से पहले होगा, चुनाव अपने समय से होगा, न पहले होगा न बाद में होगा। तो जो अलायंस पार्टनर हैं उनकी सीटों की घोषणा भी समय के साथ कर दी जाएंगी। उसके लिए कोई नीतीश कुमार जी, देखिए राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, वो गुगली फेंकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जानबूझ करके, चूंकि उनको पता था कि उनको संयोजक नहीं बनाया जाएगा, उन्होंने देश में एक बहस का एक केंद्र बनाने की कोशिश की कि देश में पहले चुनाव हो जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कहीं नहीं है कि देश के अंदर पहले चुनाव होने जा रहा है। चुनाव देश के अंदर समय से होगा। और आज एनडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बयान ऑफिशियली आ भी चुका है कि चुनाव अपने सही समय पर होंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं, बहुत कम समय में जवाब भी दे दीजिएगा भाई। इन दिनों मीट को लेकर सियासत खूब हो रही है। लालू यादव ने अपने हाथ से बनाकर सावन के महीने में खिलाया राहुल गांधी को। तो आखिर ये लालू यादव या फिर राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मटन बना था काफ़ी दिन पहले, ठीक है। ये मटन मुंबई की बैठक के बाद लाया गया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो आकांक्षा है या दबाव है प्रधानमंत्री बनने की या संयोजक बनने की, तो राहुल गांधी ने उस वीडियो को डाल करके आरजेडी के साथ कई एक तरह से साजिश करके उन्होंने एक संदेश दिया है कि इस बार कहीं चूक नहीं होने जा रहा है जो 2015 में हुआ था। 2015 में आपको याद होगा नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस से पहले बात कर ली थी और लालू जी को वहाँ पर घाटा उठाना पड़ा था। इस बार लालू जी सतर्क हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और राहुल गांधी ने भी एक संदेश नीतीश कुमार जी को दिया है कि इस बार नो चांस। इस पर लालू यादव ही नीतीश कुमार के साथ खेल कर, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति को नहीं डिक्टेट कर पाएंगे, लालू जी डिक्टेट करेंगे बिहार की राजनीति को। कांग्रेस को भी वो डिक्टेट कर रहे हैं बिहार के अंदर और नीतीश को भी डिक्टेट कर रहे हैं। अगर पिछले 1 महीने के अंदर या पिछले 2 महीने के अंदर नीतीश कुमार जी की लालू जी के यहाँ की यात्रा को आप देख लें तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी 1 दर्जन बार उनके घर जा चुके हैं। तो ये दबाव दिखा रहा है नीतीश कुमार जी पर क्या दबाव है। लालू जी बिल्कुल कहिए कि एक तरह से पर्दे के पीछे से बिहार की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। और ख़ासतौर पे जब उन्होंने मटन बनाकर राहुल गांधी को खिलाया या फिर मुलाकात कई राउंड की हुई और मन से जैसे राहुल गांधी का नाम लेते हैं, तो उसको लेकर बड़ा सवाल था कि आखिर नीतीश कुमार पर इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को ये बताना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्षी पार्टी, जो उनके विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उनके विरोधी दल हैं, जैसे आरएलजेडी राहुल जी है या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां जो हैं वो कह रही है कि लालू यादव अपना ताकत दिखा रहे हैं कि हम हैं, हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा है जब नीतीश कुमार के साथ लालू यादव ही खेला कर दे। बहरहाल ये सब भविष्य के गर्त में है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।